हेलो दोस्तों, मैं अमित आप सबों का सिविलियंस में स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक झारखंड की जलवायु के साथ। यह टॉपिक जेएसएससी सीजीएल, जेपीएससी प्रीलिम्स तथा जेपीएससी मेंस के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा प्यारा झारखंड 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक विस्तारित है। मतलब कि हमारा झारखंड एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। अगर उष्णकटिबंधीय प्रदेश हम लोग ग्लोब में देखें तो यह प्रदेश मकर रेखा मतलब 23.5 डिग्री साउथ से लेकर कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री उत्तर तक अवस्थित है। ये पोर्शन जो है ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहलाता है। मतलब यह है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश भूमध्य रेखा के दोनों ओर 23.5 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है। तो देख सकते हैं हम लोग मैप में, ये जो है 0 डिग्री ये भूमध्य रेखा का लाइन है और भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच का जो जगह है यह उष्णकटिबंधीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और हमारा झारखंड जो है वह इसी उष्णकटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार में। और चूंकि यहाँ मानसूनी हवाओं का भी प्रभाव रहता है तो हम लोग कुल मिला के कह सकते हैं कि झारखंड में उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु का विकास हुआ है। यहाँ की गर्मियाँ गर्म और नमी वाली होती है, मतलब शरीर जो है वो चिपचिपाहट महसूस होता है। और सर्दियाँ जो है वो काफ़ी ठंडी और शुष्क होती है। शुष्क होने के कारण हमारी त्वचा फटती है। अब हम लोग जलवायु और मौसम में अंतर समझते हैं कि दोनों में आखिर क्या अंतर है। मौसम जो है वो तत्कालिक होता है, जबकि जो जलवायु है वह लंबे समय अंतराल का ऑब्जर्वेशन होता है। किसी स्थान का मौसम उस स्थान के तापमान, उस स्थान की आर्द्रता, पवन की दिशा और वर्षा पर निर्भर करती है और यह एक तत्कालिक प्रभाव होती है। मतलब कि मौसम जो है वो समय समय पे बदलता रहता है, जबकि किसी विस्तृत क्षेत्र में लगभग 30 वर्षों के औसत मौसम को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। मतलब अगर हम लोग शॉर्ट पीरियड में देखें तो उसको मौसम कहेंगे और अगर हम लोग लॉन्ग पीरियड में देखें तो उसको जलवायु कहेंगे। झारखंड की जलवायु को मुख्यतः पाँच कारक प्रभावित करते हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला कारक जो झारखंड की जलवायु को प्रभावित करती है वह है अक्षांशीय स्थिति। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा प्यारा झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है और यह कर्क रेखा जो है झारखंड को बीचों बीच से दो हिस्सों में बांट देती है, जिस कारण यहाँ की जलवायु जो है वह उष्णकटिबंधीय प्रकार की है। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं हमारे झारखंड का विस्तार 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में है। तो हम लोग देख सकते हैं कि 21 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पे उष्णकटिबंधीय जलवायु होगी, लेकिन 25 डिग्री से ऊपर 40 डिग्री तक, मतलब ये 23.5 डिग्री से 25 डिग्री तक की जो मौसम होगी, जलवायु जो होगी वह उपोष्णकटिबंधीय प्रकार की होगी। उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे सर्दियाँ अपेक्षाकृत ज़्यादा ठंडी होती है और गर्मियाँ जो होती है वो अपेक्षाकृत कम होती है। तो अब हम लोग ओवरऑल समझ सकते हैं कि झारखंड की जो जलवायु है वह मेनली उष्णकटिबंधीय प्रकार की है और यह 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, जबकि उपोष्णकटिबंधीय जलवायु जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु की सर्दियाँ जो होती है वो अपेक्षाकृत उपोष्णकटिबंधीय जलवायु से कम ठंडी होती है। मतलब उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में अधिक ठंडी होती है और गर्मियाँ जो होती है वह उष्णकटिबंधीय जलवायु के मुकाबले अपेक्षाकृत कम होती है। 21 डिग्री से 23.5 डिग्री के जो बीच का जो क्षेत्र है यह झारखंड का दक्षिणी हिस्सा है और दक्षिणी हिस्सा में उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु है, जबकि 23.5 डिग्री से 25 डिग्री
उत्तरी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पे उपोष्णकटिबंधीय प्रकार की मानसूनी जलवायु देखी जा सकती है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन रहेगा ये पूछा जा सकता है कि झारखंड की जलवायु किस प्रकार की है। अगर ऑप्शन में सिर्फ उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है तो वही आंसर होगा, लेकिन अगर एक ऑप्शन में उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु, ऑप्शन नंबर बी में अगर उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु रहे तो ऐसे स्थिति में जो आंसर होगा वो ए और बी दोनों होगा। लेकिन यदि 4 ऑप्शन रहे और उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय में चुनना हो तो हम लोग झारखंड की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु में रखेंगे, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि झारखंड का जो अधिकांश हिस्सा है वह उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रकार की है। तो समझ सकते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए। झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है इसकी समुद्र से निकटता। झारखंड का दक्षिणी पूर्वी भाग मतलब ईस्ट सिंहभूम का जो क्षेत्र है वह समुद्र के काफ़ी निकट है। जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो पोर्शन है ये ईस्ट सिंहभूम का है और यह जो है ये बंगाल की खाड़ी है और ये छोटा सा जो हिस्सा है ये पश्चिम बंगाल है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि झारखंड का जो पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र है वह बंगाल की खाड़ी से काफ़ी समीप है। बंगाल की खाड़ी की निकटता के कारण यहाँ की जलवायु में आर्द्रता की मात्रा काफ़ी अधिक पाई जाती है। झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक यहाँ की उच्चावचता है। हम लोग जानते हैं कि झारखंड जो है वो मुख्यतः एक पठारी क्षेत्र है, जहाँ पे सबसे ऊंचा जो पठार है वह है पाट क्षेत्र, जिसकी ऊंचाई 900 मीटर से 1100 मीटर है और पाट क्षेत्र का विस्तार लोहरदगा, गुमला तथा लातेहार में है। झारखंड का सबसे ऊंचा पठार पाट क्षेत्र है जो कि पश्चिमी भाग में अवस्थित है। तो अगर हम लोग देखें तो झारखंड का पश्चिमी भाग सबसे ऊपर है और पश्चिम से अगर उत्तर जाए तो उधर ढलान मिलेगी, पश्चिम से अगर पूर्व जाए तो उधर भी ढलान मिलेगी और पश्चिम से अगर दक्षिण भाग की तरफ जाए तो उधर भी ढलान मिलेगी। हम लोग डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि जो हवा बंगाल की खाड़ी से चलना प्रारंभ करती है, मतलब दक्षिण पूर्व, ये जो भाग है, ये जो पोर्शन है ये दक्षिण पूर्व का हिस्सा है और दक्षिण पूर्व से चलने वाली हवा जो कि इधर तक पहुंचेगी, मतलब उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, तो दक्षिण पूर्व से चलने वाली हवा मतलब बंगाल की खाड़ी से चलने वाली जो हवा है वह उसकी जो दिशा है वह है उत्तर पश्चिम। तो जब ये हवा झारखंड में एंटर करती है तो ये हमारा पाट क्षेत्र है, तो ये हवा पाट क्षेत्र के ढलान से होते हुए ऊपर की तरफ चढ़ती है और इन जगहों पर काफ़ी बारिश करवाती है। तो इन जगहों पर बारिश अच्छी खासी हो जाती है, परंतु ये जो क्षेत्र है गढ़वा पलामू का क्षेत्र, ये क्षेत्र पाट क्षेत्र की ऊंचाई के कारण वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ती है। मतलब कि ये दक्षिण पूर्व की जो हवा है इसके कारण पलामू में किसी भी प्रकार की बारिश नहीं हो पाती। तो एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। तो बंगाल की खाड़ी मतलब दक्षिण पूर्वी भाग से जो चलने वाली आर्द्र वायु है और वह उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ती है और जो पठार का जो ढलान का जगह है उसके सहारे ऊपर की ओर उठती है, जिससे पाट क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में वर्षा होती है। परंतु उत्तर पश्चिमी भाग का जो पलामू क्षेत्र है वह पाट क्षेत्र से उसकी ऊंचाई काफ़ी नीची है, जिसके कारण पलामू क्षेत्र जो है वह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ती है और यहाँ पे वर्षा जो है वो काफ़ी कम होती है, जिसके कारण पलामू जो है वह सूखा प्रभावित रहता है। झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला चौथा कारक यहाँ की पवन प्रवाह पट्टी है। चाहे भारत की बात हो चाहे झारखंड की बात हो, यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा जो है वह दक्षिण
पश्चिम मानसून से होती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं होती है, एक अरब सागर की शाखा और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो इसे दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों कहते हैं, सबसे पहले उसे देख लेते हैं। क्योंकि इस मानसून की हवाएं जो है वह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। तो ये जो पोर्शन है यह देख सकते हैं कि यह दक्षिण पश्चिम भाग है और इस दिशा से हवाएं चलना चालू होती है, इसलिए इस मानसून का नाम जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून है। और दक्षिण पश्चिम मानसून की जब हवाएं भारत में प्रवेश करती है तो वह अरब सागर से भी प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी से भी प्रवेश करती है। तो इस प्रकार से दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं हो जाती है, एक अरब सागर की शाखा और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। भारत कह ले या फिर झारखंड कह ले, दोनों में दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा और दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा, मतलब दोनों ही शाखाओं से बारिश होती है। लेकिन भारत और झारखंड दोनों में ही अधिकांश वर्षा जो होती है वह बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। और बंगाल की खाड़ी से चलने वाली जो हवाएं हैं उनकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ होती है। मतलब बंगाल की खाड़ी की शाखा जो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, यह झारखंड में जून से अक्टूबर के मध्य बारिश के लिए जिम्मेदार है। और इसी समय अरब सागर की जो शाखा है वह झारखंड के पश्चिमी भाग में वर्षा कराती है। मतलब झारखंड के पश्चिमी भाग में वर्षा कराने का जिम्मेदारी अरब सागर की शाखा को है, जबकि झारखंड के शेष भाग में जो वर्षा होती है वह बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। अगर भारत का अक्षांशीय विस्तार का बात करें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। मतलब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 23.5 डिग्री का जो भाग है, यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आती है, जबकि 23.5 डिग्री से 37.5 डिग्री 6 मिनट उत्तर का जो भाग है यह उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आती है। लेकिन इन दोनों ही कटिबंधों में अगर बात करें डोमिनेटिंग की, तो भारत और झारखंड की जलवायु में जो डोमिनेटिंग पार्ट है वह है उष्णकटिबंधीय जलवायु। भारत का कुछ हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आने के बावजूद भी यहाँ का जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रकार की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह जो क्षेत्र है यह हिमालय का है और रसिया से चलने वाला ठंड हवा है उसे हिमालय रोक देता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में जितनी ठंडी होनी चाहिए उतनी ठंडी नहीं हो पाती। अतः ये भारत का पूरा क्षेत्र जो है वह रफली उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रकार में आती है। उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में जो ठंड होती है वह उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब उपोष्णकटिबंधीय ज़्यादा ठंडा होता है, लेकिन चूंकि हमारे भारत का एक प्रोटेक्शन जो है वो हिमालय के द्वारा हो जाता है, यह साइबेरिया चाहे रूस से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उसे रोक देती है, जिसके कारण उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र की जो विशेषता है, मतलब जितनी ठंडा होना चाहिए उतनी ठंड यहाँ पे हो नहीं पाती, जिसके कारण हम लोग रफली अगर भारत देश की जलवायु की बात करें या फिर झारखंड की जलवायु की बात करें तो वह उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश में मानी जाती है। अगर ऑप्शन में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों रहे तो आंसर दोनों ही होगा, ए और बी। लेकिन यदि ऑप्शन 4 हो और उसमें से एक में ए नंबर उष्णकटिबंधीय, बी नंबर उपोष्णकटिबंधीय, सी और डी कुछ और करके हो और सिर्फ एक चुनना हो, मतलब उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में से किसी एक को चुनना हो, तो हमारा आंसर जो है वह उष्णकटिबंधीय होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में दो को चुनना होगा तो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों ही चुनेंगे। यह झारखंड के लिए भी है और भारत के लिए भी है। झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाली 5वीं जो कारक है वह है वनस्पतिक आवरण। चूँकि हम लोग जानते हैं कि झारखंड जो है वनों का क्षेत्र है
और यहाँ पे सघन वन पाई जाती है, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन की दर काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पे अधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण ग्रीष्म ऋतु में भी यहाँ पे हल्की अस्थिर वर्षा होती है। झारखंड में वनों की प्रतिशत जो है वो 29.76% है। कुल भूमि का 29.76% झारखंड में वन है। तो बेसिक्स खत्म होने के बाद अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि है झारखंड के कृषि जलवायु प्रदेश या फिर झारखंड के जलवायु प्रदेश। हमारा झारखंड भारत के कृषि जलवायु प्रदेश 7 के अंतर्गत आता है। ये नंबर याद रखना है कि हमारा झारखंड जो है वह भारत के कृषि जलवायु प्रदेश 7 नंबर में आता है। 7 कृषि जलवायु प्रदेश 7, जिसका नाम है पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र। तो हम लोग मैप में ये चीज़ देख चुके हैं बहुत बार कि झारखंड जो है वह झारखंड का अधिकांश हिस्सा जो है वह छोटा नागपुर के पठार से बना हुआ है, और छोटा नागपुर का पठार जो है वह भारत के पूर्वी भाग का हिस्सा है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ की जो जलवायु है वो पूर्वी पठार, और झारखंड जो है वो पहाड़ी क्षेत्र है। तो हम लोग यहाँ से रिलेट कर लेंगे पहाड़ी क्षेत्र। तो कुल मिला के याद रखना है कि झारखंड का जो जलवायु प्रदेश है उसका नाम है पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र। पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र। छोटा नागपुर का पठार जो है वो पूर्वी भाग में है, तो पूर्वी पठार, और चूंकि झारखंड जो है पहाड़ी क्षेत्र है तो इसलिए पहाड़ी क्षेत्र। तो हो गया पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र, जो भारत के कृषि जलवायु प्रदेश नंबर 7 है। और अयोध्या प्रसाद जी ने भी झारखंड के कृषि जलवायु प्रदेश को 7 भागों में विभाजित किया है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, झारखंड की जलवायु प्रदेश को 7 भागों में बांटा गया है अयोध्या प्रसाद जी के द्वारा, और यह भारत के कृषि जलवायु प्रदेश का 7वां है। अब देखते हैं NIDM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। तो NIDM के अनुसार झारखंड की जो जलवायु प्रदेश है वह 3 भागों में विभक्त है, और अयोध्या प्रसाद जी के अनुसार झारखंड की जो कृषि जलवायु प्रदेश है वह 7 भागों में विभक्त है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो झारखंड की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है और उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, लेकिन इन दोनों में जो डोमिनेटिंग है वह है उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु। और यहाँ पे जो वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं से होती है, मतलब बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी होती है और अरब सागर की शाखा से भी होती है, लेकिन यहाँ पे डोमिनेटिंग मतलब ज़्यादा जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। अगर ऑप्शन में ये और ये दोनों रहे और चुनना हो A और B दोनों, तो आंसर होगा A B दोनों। लेकिन यदि दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। सेम उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु और उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु दोनों ही ऑप्शन में रहे, और अगर दोनों ही चुन सकते हैं, इस प्रकार से ऑप्शन अगर डिजाइंड हो तो हम लोग A और B दोनों चुनेंगे। लेकिन अगर दोनों में से एक को चुनना पड़े तो हम लोग उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु को चुनेंगे। अयोध्या प्रसाद जी ने झारखंड की जलवायु प्रदेश को 7 भागों में विभक्त किया है, और यह भारत के कृषि जलवायु प्रदेश का भी 7वां हिस्सा है। मतलब कि ये जो 7 है वो याद रखना है, 7 नंबर। और NIDM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा झारखंड की कृषि जलवायु प्रदेश को 3 भाग में विभक्त किया गया है, जिसे हम लोग एक एक करके पढ़ाई करेंगे। तो NIDM के अनुसार, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने जो झारखंड को 3 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा है, उसका पहला जो भाग है वो है मध्य व उत्तर पूर्वी पठार, जिसको हम लोग क्षेत्र 1 के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ा हिस्सा जो है यही क्षेत्र 1 कवर करता है, जिसे हम लोग मैप में देखेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने जो झारखंड को 3 जलवायु प्रदेश में बांटा है, तो इसको हम लोग मैप में आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे ये जो तीसरा भाग है, सबसे पहले इसे लोकेट करते हैं। तो ये भाग जो है मेनली कोल्हान के क्षेत्र को बोला जाता है, और यह जो क्षेत्र है मतलब कोल्हान का, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावा, ये क्षेत्र 3 के अंतर्गत आता है। क्षेत्र सेकंड को भी आसानी से लोकेट कर सकते हैं, जो कि पश्चिमी भाग है। तो ये देख सकते हैं हम लोग, रांची को छोड़ते हुए खूंटी को ऐड कर लेना है। तो ये जो पोर्शन है यह है क्षेत्र नंबर 2,
और जो बाकी बच गया हिस्सा मतलब झारखंड का अधिकांश हिस्सा क्षेत्र 1 के अंतर्गत आता है, जिसे हम लोग डिटेल में पढ़ाई करेंगे। क्षेत्र 1 जो है वह झारखंड का मध्य भाग एवं उत्तर पूर्वी भाग से मिला हुआ है। तो इसलिए क्षेत्र 1 का जो नाम है वह मध्य व उत्तर पूर्वी पठार रखा गया है। क्षेत्र 2 जो है, क्षेत्र 2 पश्चिम का भाग है, तो इसलिए इसका नाम पश्चिमी पठार रखा गया है। और क्षेत्र 3 जो है वह कोल्हान में है, इसलिए इसे दक्षिण पूर्वी पठार रखा गया है। ये हिस्सा दक्षिण पूर्वी भाग का है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये जो पोर्शन है, ये जो भाग होता है वह साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्वी हिस्सा होता है, और कोल्हान जो है वह दक्षिण पूर्वी हिस्सा है। इसलिए हम लोग इसका नाम मतलब क्षेत्र 3 का नाम जो है वो दक्षिण पूर्वी पठार रखा गया है। क्षेत्र 1 के अंतर्गत मतलब मध्य व उत्तर पूर्वी पठार के अंतर्गत चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची शामिल है। क्षेत्र 2 मतलब पश्चिमी पठार के अंतर्गत गढ़वा, पलामू, लातेहार मतलब सभी पश्चिमी जिले, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और खूंटी शामिल है। और क्षेत्र 3 में जो कि दक्षिण पूर्वी पठार है, इसमें कोल्हान शामिल है मतलब पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। तो इसे मैप में समझने के लिए सबसे पहले हम लोग दक्षिण पूर्वी पठार को लोकेट करेंगे मतलब क्षेत्र 3 को, जो कि कोल्हान क्षेत्र है। और सेकंड में पश्चिमी भाग को लोकेट कर देंगे मतलब एक लकीर खींच देना है पश्चिम में, रांची को छोड़ना है और खूंटी को ऐड कर लेना है बस। बाकी पश्चिमी का जितना भी हिस्सा है सभी क्षेत्र 2 में आता है, और जो बच गया हिस्सा वो क्षेत्र 1 में आता है। तो NIDM के अनुसार जो पहला जलवायु क्षेत्र है उसको पढ़ते हैं। तो क्षेत्र 1 जिसका नाम है मध्य व उत्तर पूर्वी पठार, जैसे कि हम लोग मैप में देख चुके हैं। जिला का नाम चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ और रांची है। कभी भी डायरेक्ट इन जिलों का नाम मत याद रखिएगा, जब भी हो तो मैप के सहारे से ये डायग्राम बना लीजिएगा रफ में, तो अपने आप दिमाग में ये सेट हो जाएगा। यहाँ पे वर्षा का असमान वितरण होता है मतलब कि सभी जगहों पर एक जैसी वर्षा नहीं होती, और यह समस्या पूरे झारखंड में ही देखी जा सकती है। मतलब क्षेत्र 1 कह ले, चाहे क्षेत्र 2 कह ले या फिर क्षेत्र 3 कह ले, सभी में वर्षा का असमान वितरण है। और यहाँ पे मानसून जो है वो देर से आती है और फिर जल्दी चली जाती है। मतलब जितना वर्षा होनी चाहिए झारखंड में उतनी वर्षा नहीं होती। और ये हाल जो है वो तीनों ही क्षेत्र का है, क्षेत्र 1, 2 और 3 का, मतलब पूरे झारखंड का। एक और जो क्षेत्र 1, क्षेत्र 2 और क्षेत्र 3 में देखी जाती है वह है मृदा की निम्न जल धारण क्षमता। निम्न जल धारण क्षमता इसलिए है क्योंकि झारखंड जो है वो पठारी क्षेत्र है, मतलब ढलान युक्त जगह है, और साथ ही साथ ढलान युक्त जगह है तो जल जो है वो जल्दी से नीचे की तरफ भागेगी। साथ ही साथ झारखंड की जो भूमि है वह आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, मतलब आर्कियन कालीन चट्टानों से निर्मित है, जो कि काफ़ी कठोर होती है, तो पानी जो है वो ज़मीन में रिस नहीं पाती। कुल मिला के यहाँ की मृदा की जो है जल धारण क्षमता निम्न है, चाहे वो क्षेत्र 1 हो, चाहे क्षेत्र 2 हो, चाहे क्षेत्र 3 हो। अब नदी द्वारा अगर सिंचाई देख ले तो नदी द्वारा सिंचाई सिर्फ क्षेत्र 1 और 3 में हो सकती है। मतलब ये जो क्षेत्र देख रहे हैं मध्य व उत्तर पूर्वी, इस क्षेत्र में नदी के द्वारा सिंचाई की जाती है। और क्षेत्र 3 जो कि है दक्षिण पूर्वी पठार, यहाँ पे भी सिंचाई नदी के द्वारा की जा सकती है। यहाँ पे स्वर्णरेखा नदी और यहाँ पे गंगा नदी, अजय नदी, मयूराक्षी नदी और भी बहुत सारी नदियाँ प्रवाहित होती है। तो ऐसा पश्चिमी पार्ट में या फिर पश्चिमी पठार में मतलब क्षेत्र नंबर 2 में ऐसा क्या बात है कि यहाँ पे नदी के द्वारा सिंचाई नहीं की जा सकती? तो इसका रीज़न है ये जो है, ये भूमि जो है मेनली पाट क्षेत्र का स्थान है, और पाट क्षेत्र जो है वह झारखंड का सबसे ऊंचा पठार है, जो कि 900 मीटर से 1100 मीटर तक है। और ये पश्चिमी हिस्सा से पूर्व की ओर जाए, चाहे पश्चिम से दक्षिण की ओर जाए, चाहे पश्चिम से उत्तर की तरफ जाए, ढलान मिलती है। तो इन जगहों पर नदी जो है वो काफ़ी तेज़ प्रवाहित होती है। जो भी नदियां हैं काफ़ी तेज़ प्रवाह होती है, इसलिए इन जगहों पर
नदी के द्वारा सिंचाई नहीं की जाती। अगर हम लोग क्षेत्र 1 में पाई जाने वाली मिट्टी की बात करें, मृदा के प्रकार की, तो यहाँ पे जलोढ़ मृदा और काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा कपास के लिए उपयुक्त होती है और जलोढ़ मृदा में अच्छी खेती होती है। क्षेत्र 1 का जो औसत वर्षा है वह 140 से 152 सेंटीमीटर, और क्षेत्र 2 का जो औसत वर्षा है, मतलब जो दक्षिणी पठार है, वहाँ पे बारिश इससे थोड़ी ज़्यादा, मतलब 142 सेंटीमीटर से 155 सेंटीमीटर तक होती है। मतलब 2-3 बढ़ा दीजिएगा, 140 में 2 बढ़ाइएगा 142, और 152 में 3 बढ़ाइएगा 155। यह वार्षिक औसत वर्षा है। झारखंड के क्षेत्र 1, क्षेत्र 2 और क्षेत्र 3, मतलब तीनों ही जगह धान, गेहूँ, मक्का और मोटा अनाज का उत्पादन होता है। मोटे अनाज में मुख्यतः 8 फसल आती है: ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी और कुट्टू। ये याद नहीं रखना है आपको, बस मैंने ऐसे ही बता दिया। ये फसलें आमतौर पर असिंचित भूमि पर उगाई जाती है, और मोटे अनाज जो है वो झारखंड के सभी जगह पर उगाई जाती है। अब देखते हैं पश्चिमी पठार, जो कि गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा और खूंटी, मतलब झारखंड के पश्चिम में अवस्थित सभी जिले क्षेत्र 2 के अंतर्गत आता है। यहाँ पर नदी के द्वारा सिंचाई नहीं होती है, क्योंकि यह क्षेत्र काफ़ी ऊंचा है, 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक। जबकि क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 में, क्षेत्र 1 और क्षेत्र 3 में नदियों के द्वारा सिंचाई की जाती है, और क्षेत्र 2 में, मतलब पश्चिमी पठार में, लेटराइट मृदा की प्रचुरता होती है, लेटराइट और लाल मृदा। जबकि क्षेत्र 1 में अगर देखें तो हम लोग अभी अभी पढ़े हैं कि क्षेत्र 1 में जलोढ़, क्योंकि यहाँ पे नदी है, जलोढ़ प्लस काली, तो क्षेत्र 1 में जलोढ़ और काली मिट्टी, और क्षेत्र 2 में बात करें, मतलब पश्चिम पठार में, तो लेटराइट और लाल मृदा। यहाँ पे तापमान की अधिकता होती है, परंतु नेतरहाट में तापमान जो है वो सबसे कम होता है। मृदा की अम्लीयता अधिक होती है। ये लेटराइट मृदा की एक खासियत है कि लेटराइट मृदा में अम्लीयता अधिक होती है। तो चूँकि यहाँ पे लेटराइट मृदा पाई जाती है, इसलिए यहाँ की मिट्टी में अम्लीयता अधिक होती है। और ये झारखंड की सभी मिट्टियों के साथ एक दिक्कत है कि यहाँ की मृदा जो है वो कम उर्वरता वाली होती है। तो झारखंड के क्षेत्र 1 की बात करें, 2 की बात करें, चाहे 3 की बात करें, जैसा कि NIDM ने डिवाइड किया है, तो सभी क्षेत्रों में मृदा की उर्वरता कम होती है। हमारा जो नेतरहाट है, मतलब लातेहार का जो नेतरहाट, जिसे मैग्नोलिया पॉइंट भी कहते हैं, यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है, और यह क्षेत्र दलहन और तिलहन के लिए ठीक है। तो पश्चिमी पठार के लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ यही है कि दलहन और तिलहन के लिए उपयुक्त है। यहाँ पे लेटराइट मृदा और लाल मृदा पाई जाती है। चूँकि लेटराइट में अम्लीयता ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ की मिट्टी में भी अम्लीयता ज़्यादा है, और यहाँ पे नदी के द्वारा सिंचाई नहीं होती। अब हम लोग NIDM के द्वारा जो 3rd नंबर का डिवीज़न है, मतलब दक्षिण पूर्वी पठार या फिर क्षेत्र 3, इसके बारे में पढ़ाई कर लेते हैं। तो यह मेनली कोल्हान प्रमंडल में आता है, मतलब पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है। ये जो कोल्हान क्षेत्र का जो पूर्वी भाग है वह बंगाल की खाड़ी के नज़दीक है, इसलिए यहाँ पे अधिक वर्षा होती है। और बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वह दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जाती है, और बीच में उसे पाट क्षेत्र मिलता है। तो पाट क्षेत्र मिलने के कारण पाट क्षेत्र से जो उत्तर पश्चिम की जो दिशा में गढ़वा पलामू है वह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाती है, जिसके कारण पलामू में वर्षा जो है वो कम होती है। कोल्हान क्षेत्र जो है, मतलब ये जो क्षेत्र नंबर 3 दक्षिण पूर्वी पठार, यहाँ पे वनों की प्रचुरता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पे सारंडा वन क्षेत्र पाया जाता है, जो कि 700 पहाड़ों से घिरा हुआ है। सागर के नज़दीक होने के कारण, मतलब बंगाल की खाड़ी के नज़दीक होने के कारण,
इस क्षेत्र में आर्द्रता अधिक पाई जाती है। मतलब क्षेत्र 1, क्षेत्र 2 और क्षेत्र 3 में सबसे अधिक आर्द्रता का जो जगह है वह है क्षेत्र नंबर 3, जिसको हम लोग कोल्हान प्रमंड दक्षिण पूर्वी पठार के नाम से जानते हैं। अब हम लोग अयोध्या प्रसाद के द्वारा झारखंड क्षेत्र को 7 जलवायु प्रदेश में जो बांटा गया है उसे बारी बारी से पढ़ाई करेंगे। जैसे भारत का जलवायु प्रदेश 7 के अंतर्गत हमारा झारखंड आता है और अयोध्या प्रसाद ने भी झारखंड के जलवायु क्षेत्र को 7 भागों में विभक्त किया है। तो ये जो नंबर है 7, ये आपको याद रखना है, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अयोध्या प्रसाद के अनुसार जो पहला क्षेत्र है वह है महाद्वीपीय प्रकार। महाद्वीपीय प्रकार इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो अब हम लोग महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु प्रदेश को मैप में देखने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत इजी है। ये जो गढ़वा पलामू का जो क्षेत्र है, यहाँ से चतरा और हजारीबाग के बीच से पार करना है और फिर गिरिडीह, देवघर, दुमका से गोड्डापुरा। महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु क्षेत्र अथवा उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र की जलवायु प्रदेश के नाम से जानते हैं। और इस क्षेत्र में गढ़वा, पलामू, चतरा का उत्तरी भाग, हजारीबाग का उत्तरी भाग, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, दुमका का उत्तर पश्चिमी भाग और गोड्डा, ये ज़िले शामिल हैं। यहाँ ठंड के मौसम में अत्यधिक ठंड और गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी पाई जाती है और शीत ऋतु में अक्सर कुहासा देखने को मिलता है। और इस कुहासा का मेन कारण है पाट प्रदेश से बहने वाली ठंड हवा। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ कभी कभार लू भी चलती है। लू जो है वो उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं और यह बिहार का जो समतल मैदान है उसी से प्रवाहित होकर झारखंड में एंटर करती है। यह सबसे कम वर्षा वाला जलवायु क्षेत्र है, जहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा 114 सेंटीमीटर से 127 सेंटीमीटर तक होती है। 14 दूनी 28 लगभग। अब हम लोग अयोध्या प्रसाद के द्वारा जो 7 जलवायु प्रदेश है उसमें दूसरे प्रकार, जो कि उप महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु क्षेत्र है या फिर इसे मध्यवर्ती क्षेत्र भी कहते हैं, इसे मैप में देखते हैं। तो ये जो पूर्वी लातेहार का जो क्षेत्र है, यहाँ से लेकर रामगढ़ का कुछ हिस्सा, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा और दक्षिण दुमका, लातेहार का पूर्वी भाग, हजारीबाग और चतरा का दक्षिण भाग, बोकारो, संपूर्ण बोकारो, धनबाद, जामताड़ा और दुमका का दक्षिण भाग जो है वह उप महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु क्षेत्र में आता है, जिसे मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ का तापमान महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु क्षेत्र से अपेक्षाकृत कम होती है, वर्षा जो है वह अपेक्षाकृत अधिक होती है और ठंड जो है वो कम है। मतलब यहाँ पे गर्मी और ठंडा महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु की अपेक्षा कम है, गर्मी भी कम है और ठंड भी कम है और वर्षा जो है यहाँ पे अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। तो क्षेत्र नंबर 1 में जो हम लोग देखे थे उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग की जलवायु क्षेत्र या फिर महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश जो देखे हैं उसमें 114 सेंटीमीटर से 127 सेंटीमीटर था। और ये जो दूसरा प्रकार का जो क्षेत्र है, मतलब मध्यवर्ती क्षेत्र चाहे उप महाद्वीपीय प्रकार का जलवायु क्षेत्र, यहाँ पे जो वार्षिक वर्षा है, औसत वार्षिक वर्षा है वह 127 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर तक होती है। अब हम लोग अयोध्या प्रसाद जी के द्वारा जो 7 जलवायु प्रदेश है उसमें तीसरा भाग देखते हैं, जो कि है डेल्टा प्रकार। यह क्षेत्र संथाल परगना क्षेत्र के पूर्व का हिस्सा है, तो इसलिए इसको हम लोग पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र की जलवायु प्रदेश भी बोलते हैं।
मैप में इसे देख लेते हैं। तो यह जो भाग है साहेबगंज और पाकुड़ का, यह क्षेत्र डेल्टा जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है या फिर पूर्वी संथाल परगना जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसमें 2 जिले हैं, साहेबगंज और पाकुड़। तो यहाँ पे जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 152 सेंटीमीटर है। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु क्षेत्र में 114 सेंटीमीटर से 127 सेंटीमीटर, उप महाद्वीपीय जलवायु क्षेत्र में 127 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर और डेल्टा प्रकार की जलवायु क्षेत्र में 152 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा होती है। ये सब डेटाज में क्या याद रखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्लास के सबसे लास्ट में मैं डिस्कस करूँगा। और यहाँ पे नॉर्वेस्टर क्षेत्र के समान जो कि पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, तो वहाँ के जलवायु के जैसा ही पूर्वी संथाल क्षेत्र का जलवायु देखा जाता है। मतलब डेल्टा प्रकार की जलवायु में नॉर्वेस्टर क्षेत्र का भी प्रभाव देखने को मिलता है। अब ये नॉर्वेस्टर कह ले चाहे काल बैसाखी, ये क्या होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल में जो शाम के समय गरज के साथ जो वर्षा होती है उसी को हम लोग काल बैसाखी कहते हैं। काल बैसाखी चाहे नॉर्वेस्टर जो है वो गर्मी के दिनों में होती है और ये पश्चिम बंगाल और असम में घटित होती है। वहाँ पे होती क्या है कि गरज के साथ वर्षा होती है, इसी को हम लोग नॉर्वेस्टर कहते हैं। और इसका प्रभाव जो है वह डेल्टा प्रकार के जलवायु क्षेत्र में भी देखने को मिलती है, क्योंकि डेल्टा प्रकार की जो जलवायु क्षेत्र है मतलब साहेबगंज और पाकुड़ जिला जो है वो वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे ग्रीष्मकाल में वर्षा देखी जा सकती है और यहाँ पे लू और धूल भरी आंधियाँ नहीं देखी जाती, जबकि लू और धूल भरी आंधियाँ महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु क्षेत्र में देखी जाती है। 4th नंबर का जो जलवायु प्रदेश है वह है सागरीय प्रभावित प्रकार। और हम लोग जानते हैं ये चीज़ कि झारखंड का कौन सा हिस्सा है जो बंगाल की खाड़ी के नज़दीक है, तो वह है पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र। और इसलिए इस सागर प्रभावित जलवायु प्रकार का जो क्षेत्र है इसको पूर्वी सिंहभूम जलवायु क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मेनली पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा तथा पश्चिम सिंहभूम का पूर्वी क्षेत्र आता है, जिसे हम लोग मैप में देख सकते हैं। यह जो भाग है यह पूर्वी सिंहभूम जलवायु क्षेत्र अर्थात सिंहभूम का, ये जो पूरा सिंहभूम है इसका पूर्वी भाग मतलब पूर्वी सिंहभूम जलवायु क्षेत्र अथवा सागर प्रभावित, क्योंकि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है तो सागर प्रभावित जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत इसे रखा जा गया है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला, सरायकेला खरसावा जिला और वेस्ट सिंहभूम मतलब पश्चिम सिंहभूम का पूर्वी हिस्सा आता है। यहाँ वर्षा जो है वो 140 सेंटीमीटर से 152 सेंटीमीटर तक होती है। यह औसत वार्षिक वर्षा है। क्योंकि यह क्षेत्र भी वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है इसलिए यहाँ पे भी नॉर्वेस्टर क्षेत्र के समान ही जलवायु देखी जा सकती है। नॉर्वेस्टर क्षेत्र के समान जलवायु का मतलब यह हुआ कि शाम के समय, ग्रीष्म ऋतु में शाम के समय गरज के साथ वर्षा, जो कि पश्चिम बंगाल और असम में पाई जाती है। और यह जो समय है यह आम के फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है यह जलवायु, इसलिए इसे मैंगो शावर या फिर आम्र वर्षा भी कहते हैं। तो हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि गर्मी के बाद वर्षा ऋतु का आगमन होता है और यहाँ पे नॉर्वेस्टर क्षेत्र के समान जलवायु है, इसलिए मानसून आने से पूर्व ही हम लोग यहाँ पे मतलब इस क्षेत्र में सागर प्रभावित जलवायु क्षेत्र में हम लोग तड़ित झंझा के साथ हल्की फुल्की बारिश देखते हैं, जो कि मानसून से पहले ही घटित होती है। और यह जो है यह ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा करवाने वाली जलवायु है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्वेस्टर क्षेत्र के समान जलवायु पाई जाती है। और इस क्षेत्र में भी लू और धूल भरी आंधियाँ नहीं पाई जाती, जबकि महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु क्षेत्र में लू और धूल भरी आंधियाँ देखी जाती है। अब हम लोग अयोध्या प्रसाद के जलवायु प्रदेश में विभाजन का 5वां प्रकार देखते हैं, जो कि है आर्द्र वर्षा प्रकार और या फिर कह ले दक्षिण पश्चिम वर्षा क्षेत्र, जिसे हम लोग मैप में अच्छे से समझ सकते हैं। झारखंड का यह हिस्सा दक्षिण पश्चिम हिस्सा है और दक्षिण पश्चिम हिस्सा
में जो जलवायु होती है, दक्षिण पश्चिम हिस्सा में आर्द्र वर्षा होती है, इसलिए इस क्षेत्र को आर्द्र वर्षा प्रकार भी कहते हैं, या फिर इसको दक्षिण पश्चिम वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत भी रखते हैं या फिर कह सकते हैं, जिसमें मुख्यतः सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम का मध्य व पश्चिमी भाग आता है। ये सिमडेगा और ये पश्चिम सिंहभूम का मध्य और पश्चिम भाग। अब जैसे डेल्टा प्रकार की जलवायु क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 152 सेंटीमीटर थी, यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 152 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है। और यहाँ पे मानसून की दोनों शाखाओं के द्वारा वर्षा होती है। तो सिमडेगा इस क्षेत्र में है और यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों से वर्षा होती है, इसलिए यह क्षेत्र जो है अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता वाली होती है। छठा और सेकंड लास्ट जो जलवायु प्रदेश है वह है तीव्र एवं सुखद प्रकार। तो आप लोग समझ गए होंगे सुखद प्रकार की जलवायु कहाँ होती है, तो यह रांची और हजारीबाग में होती है। रांची और हजारीबाग का मौसम जो है वो अत्यंत ही सुखद होता है। यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा 148 सेंटीमीटर होती है और ऊंचे भूभाग होने के कारण यहाँ का तापमान जो है वो अपेक्षाकृत कम होती है, जिसके कारण यह क्षेत्र जो है वह अत्यंत सुखद प्रकार की मानी जाती है। अयोध्या प्रसाद के अनुसार सबसे आखिरी जो जलवायु प्रदेश है वह है शीत वर्षा प्रकार, जिसे हम लोग पाट क्षेत्र भी कहते हैं, पाट क्षेत्र की जलवायु भी कहते हैं। यह क्षेत्र लोहरदगा, गुमला और लातेहार क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जिसे हम लोग मैप में देखेंगे। तो हमारा जो पाट क्षेत्र है वो मुख्यतः ये वाला क्षेत्र पाट क्षेत्र का है, जिसमें लातेहार, लोहरदगा और गुमला का क्षेत्र आता है। क्योंकि यह क्षेत्र जो है वो रांची पठार से सटा हुआ है, इसलिए यहाँ की जो जलवायु है वो रांची पठार की तरह ही सुखद होती है, परंतु यहाँ पे वर्षा अधिक होती है और ठंड भी अधिक होती है। यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में भी ठंड का ही मौसम रहता है और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड हो जाता है। इस क्षेत्र में सबसे कम तापमान, या फिर कह ले कि झारखंड में सबसे कम तापमान का जो क्षेत्र है वह नेतरहाट में है, और सर्दियों के दिन में नेतरहाट का न्यूनतम तापमान जो है वो 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि झारखंड का सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र जो है वो नेतरहाट है, जो कि लातेहार में है, और इसका न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस होता है। जो पाट क्षेत्र है यह झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, क्योंकि यह अत्यधिक ऊंचाई पर है। 900 मीटर से 1100 मीटर की ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है, जो कि यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 203 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये डेटा याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है और वर्षा सर्वाधिक कितनी होती है, तो 203 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो अयोध्या प्रसाद के द्वारा और MIDM के द्वारा जो झारखंड को जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया था, MIDM के द्वारा 3 जलवायु प्रदेश और अयोध्या प्रसाद के द्वारा 7 जलवायु प्रदेशों में जो विभक्त किया गया था, वह टॉपिक समाप्त होता है। अब हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे जो कुछ मौसम वैज्ञानिक है उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। थॉर्नथवेट ने संपूर्ण झारखंड को CAW जलवायु क्षेत्र में रखा है। एक ऊपर डैश है, CAW जलवायु क्षेत्र में रखा है। C का मतलब सब ह्यूमिड, मतलब उप उष्णार्द्र, मतलब ह्यूमिड क्षेत्र जो होता है, आर्द्रता वाला जो क्षेत्र होता है, वहाँ से इस क्षेत्र में कम आर्द्रता होती है, मतलब सामान्य आर्द्रता से यहाँ पे कम आर्द्रता होती है। प्लस A का मतलब होता है ट्रॉपिकल, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तो है ही, हम लोग जान ही रहे हैं। और W का मतलब होता है रेनफॉल डेफिशिएंट इन विंटर, मतलब शीतकालीन अल्प वर्षा, मतलब शीतकाल में वर्षा कम होती है यहाँ पे। तो थॉर्नथवेट ने संपूर्ण, क्वेश्चन जो है वो ये आएगा कि थॉर्नथवेट ने संपूर्ण झारखंड को किस जलवायु क्षेत्र में रखा है, तो याद रखिएगा CAW काव। और कॉपेन के अनुसार, कॉपेन ने जो अपना जलवायु वर्गीकरण किया है, इसमें कॉपेन ने झारखंड को 2 जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया है। उत्तरी झारखंड को CWG और दक्षिणी झारखंड को AW।
तो अब हम लोग उत्तरी झारखंड और दक्षिणी झारखंड को पढ़ लेते हैं और उसके बाद सबसे लास्ट में कैसे याद रखेंगे वो भी समझेंगे। तो उत्तरी झारखंड में कॉपेन के अनुसार जो जलवायु क्षेत्र है वह है CWG, मतलब शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु। शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु, जैसा हम लोग जानते हैं कि ये जो उत्तर वाला भाग है यहाँ पे जो शीत ऋतु होती है वो ड्राई होती है, शुष्क होती है, जिसके कारण त्वचा जो है वो फटने लगती है। तो ये हो गया शुष्क शीत ऋतु और की मानसूनी जलवायु। और चूँकि झारखंड राज्य के बीच से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा के उत्तरी भाग में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है और यहाँ पे मुख्यतः वर्षा जो है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है। इस क्षेत्र में गर्मी जो होती है वो ग्रीष्म काल में काफ़ी गर्मी होती है और शीतकाल में काफ़ी ठंडी एवं शुष्क होती है। ग्रीष्म काल में आर्द्रता अधिक होती है और शीतकाल में शुष्क ज़्यादा होता है और ठंड भी ज़्यादा होती है। तो हम लोग देख सकते हैं मैप में कि ये कर्क रेखा है जो लातेहार, लोहरदगा, रांची, रामगढ़ और बोकारो से होकर के गुजरती है। बहुत से किताबों में बोकारो का उल्लेख नहीं मिलता, मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोकारो को उल्लेख नहीं किया है, लेकिन बोकारो जिला के जिला सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा प्रकाशित जो हस्त पुस्तिका होती है उसके अध्ययन से पता चला कि बोकारो जिला से भी कर्क रेखा गुजरती है। अब इसे कैसे याद रखें? तो लातेहार में ला है, लोहरदगा में ला है, गुमला में भी ला है, रांची में रा है, रामगढ़ में रा है और बोकारो में रो है। तो लगभग मिलता जुलता शब्द ला, लो, ला और देख सकते हैं। तो ये टोटल 6 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। बोकारो जिला का जो अक्षांशीय विस्तार है वह है 23 डिग्री 26 मिनट उत्तर से 23 डिग्री 57 मिनट उत्तर, और कर्क रेखा जो है वो 23 डिग्री 26 मिनट और 10.4 सेकंड उत्तर से पार होती है, जिसके कारण हम लोग देख सकते हैं कि ये जो कर्क रेखा है ये बोकारो ज़िला को टच जरूर करेगी। तो हम लोग समझ सकते हैं कि कर्क रेखा जो है वह झारखंड के 6 जिलों से गुजरती है, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़ और बोकारो से। अब हम लोग कॉपेन के द्वारा जो दक्षिण झारखंड है उसको देख लेते हैं। दक्षिण झारखंड को इन्होंने AW मतलब उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र के नाम से रखा है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तो है ही झारखंड, और सवाना के बारे में समझ लेते हैं। सवाना जो है वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को कहते हैं। तो झारखंड का जो दक्षिणी हिस्सा है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तो आता ही है। हम लोग देख चुके हैं कि झारखंड का जो निचला हिस्सा है मतलब दक्षिणी भाग जो है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, और जो उत्तर का जो भाग है, उत्तर का कुछ भाग मतलब 23.5 डिग्री से 25 डिग्री के बीच का जो भाग है वह उपोष्णकटिबंध में आता है। तो ठीक है, दक्षिण भाग जो है उष्णकटिबंधीय में आता है, इसलिए उष्णकटिबंधीय शब्द हो गया। और सवाना क्यों हुआ? क्योंकि इस क्षेत्र में घास के मैदान पाए जाते हैं, जैसे पंचपरगना का मैदान, चाईबासा का मैदान और ढालभूम का मैदान। और सवाना शब्द जो आया है वह उष्णकटिबंध में जो घास के मैदान उपस्थित होते हैं उन्हीं को सवाना कहते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि झारखंड का जो दक्षिणी हिस्सा है यहाँ मैदान भी है और ये उष्णकटिबंधीय का भाग है, इसलिए हम लोग इसे उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु में रखते हैं। तो इसे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की जलवायु भी कहते हैं, और यह कर्क रेखा के दक्षिण भाग में है। यहाँ पे शीत ऋतु जो होती है वो शुष्क होती है। कुल मिला के झारखंड में शीत ऋतु जो होती है वो शुष्क ही होती है, जिसके कारण हमारी त्वचा और होंठ जो है वो फटने लगती है। और ग्रीष्मकाल जो है, ग्रीष्मकाल में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा यहाँ पे लगभग 75 सेंटीमीटर की वर्षा की जाती है। तो ये देखिए चाईबासा का मैदान है, ढालभूम का मैदान है और पंचपरगना का मैदान है, जिसे हम लोग मैप में देखेंगे। तो ये जो क्षेत्र है ये पंचपरगना का मैदान है, ये ढालभूम का मैदान है और ये जो है ये चाईबासा का मैदान है। तो यहाँ पे मैदानी क्षेत्र होने के कारण सवाना शब्द लग गया। और चूँकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि
इसका अधिकांश जो दक्षिणी भाग है वह उष्णकटिबंधीय ही भाग है, इसलिए इसको उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश के नाम से कोपेन ने विभाजित किया है। तो उत्तर के भाग को शुष्क शीत ऋतु की जलवायु प्रदेश और जो दक्षिण का भाग है उसे AW मतलब उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश में रखा है। तो देख सकते हैं ये थॉर्नथवेट ने जो है वो CAW और कोपेन ने उत्तरी हिस्सा को CWG और दक्षिणी हिस्सा को AW। तो एक बार हम लोग पूरे क्लास को क्विक रिवाइज कर लेते हैं। झारखंड जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी, अगर ऑप्शन में उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र है तो वो भी आंसर हो सकता है, लेकिन डोमिनेटिंग जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। जलवायु जो होती है वह एक लॉन्ग टाइम पीरियड में देखी जाती है और जो मौसम है वो तत्कालीन प्रभाव होती है। झारखंड की जलवायु को 5 तरह के कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से निकटता जिसके कारण यहाँ पे आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है। थर्ड है उच्चावच, जिसके कारण यहाँ पे जो पठारी क्षेत्र है, खास करके पाट क्षेत्र जो है वहाँ पे ठंड ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन इसी उच्चावच के कारण जो पाट क्षेत्र के कारण पलामू जो है वह वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाती है और पलामू में वर्षा जो है वो काफ़ी कम होती है। चौथा कारक जो है वो है पवन प्रवाह पट्टी, जिसके कारण यहाँ पे जो पवन की जो प्रवाह है वो बंगाल की यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से हवाएं जो है वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती, मतलब इस तरह से दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ। और झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला जो 5वां कारक है वो है वनस्पति आवरण। अधिक पेड़ सघन वन होने के कारण यहाँ वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होती है, जिसके कारण गर्मी के दिनों में भी यहाँ पे हल्की अस्थिर वर्षा देखी जा सकती है। अयोध्या प्रसाद ने झारखंड की जलवायु प्रदेश को 7 भागों में विभक्त किया है और झारखंड जो है वो भारत के कृषि जलवायु क्षेत्र 7 का हिस्सा है। NIDM मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने झारखंड के जलवायु प्रदेश को 3 भागों में विभक्त किया है। क्षेत्र 1 मतलब मध्य व उत्तर पूर्वी पठार में काली और जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जबकि क्षेत्र 2 मतलब पश्चिमी पठार में लेटराइट और लाल मृदा पाई जाती है। लेटराइट का निर्माण बॉक्साइट के अपक्षयन से हुआ है और हम लोग जानते हैं गुमला क्षेत्र में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। साथ ही साथ लेटराइट में अम्लीयता अधिक होती है, तो यहाँ की मृदा जो है अत्यधिक अम्लीय होती है। क्षेत्र 2 जो कि पाट क्षेत्र है, यहाँ पे तापमान जो है वो न्यूनतम रहता है। यह क्षेत्र दलहन और तिलहन के लिए प्रमुख है। तो दलहन और तिलहन याद रखिएगा पाट क्षेत्र की तरफ उगाया जाता है। NIDM के द्वारा जो तीसरा विभाजन है वो है दक्षिण पूर्वी पठार, जो कि 3rd नंबर में है, जो कि मेनली कोल्हान प्रमंडल में आता है, मतलब पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा। यहाँ के पूर्वी भाग में, चूँकि ये कोल्हान का जो पूर्वी भाग है मतलब पूर्वी सिंहभूम जिला बंगाल की खाड़ी के निकट है, इसलिए यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है और यहाँ यह क्षेत्र जो है वो अत्यधिक वन वाला है। सारंडा वन क्षेत्र वेस्ट सिंहभूम में आता है, जहाँ जो 700 पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ की जलवायु सागर प्रभावित होती है, इसलिए यहाँ आर्द्रता की अधिकता होती है। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, अयोध्या प्रसाद ने झारखंड की जलवायु प्रदेश को 7 भागों में विभक्त किया है, जिसका पहला प्रकार है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, जो कि मेनली उत्तरी भाग और उत्तर पश्चिमी भाग है, उत्तर पूर्वी भाग है। यहाँ ठंड के मौसम में अत्यधिक ठंड और गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी होती है, इसलिए इसे अतिरेक जलवायु वाला क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ पे शीत ऋतु में अक्सर कुहासा देखने को मिल जाता है। इसका मेन कारण है पाट प्रदेश से आने वाली ठंड हवा, और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ लू भी चलती है कभी कभी, जिसका मुख्य कारण है बिहार का समतल मैदान, क्योंकि उत्तर पश्चिम भाग से जो ग्रीष्म ऋतु में जो गर्म हवा चलती है उसे लू कहते हैं, और बिहार का समतल मैदान के कारण यह हवा झारखंड में भी प्रवेश कर जाती है। यह क्षेत्र सबसे कम वर्षा वाला है।
अब अयोध्या प्रसाद के दूसरा जलवायु विभाजन प्रदेश को देखते हैं, जो कि है उप महाद्वीपीय प्रकार, जिसे मध्यवर्ती क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ पे तापमान महाद्वीपीय प्रकार से कम रहती है, वर्षा ज़्यादा होती है और ठंड भी कम रहती है। थर्ड है डेल्टा प्रकार, जिसको पूर्वी संथाल परगना कहते हैं, मेनली साहिबगंज और पाकुड़ में है। और यहाँ पे जो मुख्य बात है वो याद रखने की कि नॉर्वेस्टर क्षेत्र के समान की जलवायु पाई जाती है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। एक डेल्टा प्रकार की जलवायु प्रदेश और सागर प्रभावित जलवायु प्रदेश जो है या ये भी वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है। इसलिए इन दोनों ही क्षेत्र में, मतलब डेल्टा प्रकार का जलवायु क्षेत्र और सागर प्रभावित प्रकार का जलवायु क्षेत्र, दोनों में ही जगहों में नॉर्वेस्टर क्षेत्र के समान की जलवायु देखी जाती है। मतलब ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे तड़ित झंझा के साथ वर्षा होती है। अगर ये देखा जाए कि ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो वह है सागर प्रभावित जलवायु क्षेत्र में, जो कि पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिम सिंहभूम का पूर्वी क्षेत्र है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे नॉर्वेस्टर के समान जलवायु होती है और यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है। अब है आर्द्र वर्षा प्रकार की जलवायु क्षेत्र, जो कि सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम का मध्य और पश्चिम भाग है, जिसे हम लोग दक्षिण पश्चिम वर्षा क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा 152 सेंटीमीटर से अधिक होती है और यहाँ पे मानसून की दोनों शाखाओं के द्वारा वर्षा होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानसून के दोनों शाखाओं के द्वारा, मतलब बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर की शाखा के द्वारा कहाँ पे वर्षा होती है, तो वह है आर्द्र वर्षा प्रकार की जलवायु क्षेत्र में, मतलब सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम का मध्य व पश्चिम भाग में। तीव्र एवं सुखद प्रकार की जलवायु क्षेत्र वो रांची व हजारीबाग में है। और शीत वर्षा प्रकार मतलब पाट क्षेत्र, जो कि लोहरदगा, गुमला और लातेहार में है, यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है। और सबसे अधिक ठंड वाला जो जगह है वो नेतरहाट है और यहाँ पे ठंड के दिनों तापमान जो है वो 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाती है। और यही क्षेत्र, मतलब पाट प्रदेश जो है वह सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ 203 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। थॉर्नथवेट के अनुसार और कॉपेन के अनुसार जो जलवायु प्रदेश में विभक्त किया गया है झारखंड को, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। थॉर्नथवेट, तो थॉर्न में देखिए एक शब्द है थन, और थन किसका होता है? गाय का थन, दूध दूहते हैं हम लोग, तो वहाँ से एक शब्द बना दीजिए काव। तो थॉर्नवेट ने जो झारखंड को बांटा है वह CAW, वैसे तो काव होता है स्पेलिंग, लेकिन इसको थोड़ा चेंज कर दीजिए, CAW, काव, गाय का थन, थॉर्नवट। और कॉपेन जो है वो झारखंड को 2 भागों में विभक्त किया है जलवायु प्रदेश में। जो कर्क रेखा के उत्तरी भाग है उसको CWG, और कर्क रेखा का जो दक्षिणी भाग है AW, मतलब उष्णकटिबंधीय सवाना। तो इसको कैसे याद रखें? तो CWG और दक्षिण का जो भाग है वो AW। तो CAW में सबसे आखिरी में क्या है? AW, तो सबसे नीचे में रख दीजिए AW को। और एक चीज़ याद रख लीजिए, CWG जो है वो उत्तरी भाग को बांटा है। तो हम लोग झारखंड की जलवायु प्रदेश को देख चुके हैं, यहाँ से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी देख चुके हैं। तो यह वीडियो समाप्त है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे झारखंड के मौसम के साथ। थैंक यू। एक एक करके हम लोग झारखंड के सभी टॉपिक्स का, चाहे वो झारखंड ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, सभी कुछ हम लोग JSSC CGL एग्ज़ाम के पहले एक एक करके अच्छे से ख़त्म कर लेंगे। फिर हम लोग MCQ क्वेश्चंस भी बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है झारखंड की ऋतुएं।